हेलो दोस्तों, कैसे होंगे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम सीटेट का पेपर सॉल्व पेपर लेके आए हैं जो 31 जनवरी 2021 का है। तो इससे आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा था, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हम 1 से 5 तक का सीडीपी डिस्कस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। तो आप इस पेपर को ध्यान से देखिए और एनालाइज करिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। और इसमें आपको पूरा प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर मिल जाएंगे 2011 से, और अभी तक के सारे पेपर हमने करा दिए अपने चैनल पे। तो आप इस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके आप देख सकते हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस तरह के पेपर आते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। विविध मतलब अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है, बहुत बड़ा, मगर अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, और आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखें, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? सुसाध्य किया जा सकता है तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया, इसमें आपका पहला समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहे छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें आपका दूसरा सही होगा, क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। जटिल नहीं होना चाहिए, हमेशा सामान्य से सरल से जटिल होना चाहिए, जटिल से सरल नहीं होना चाहिए, उल्टा हो गया। हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लिकेट होना चाहिए संरचना। आगे देखते 3 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? सृजनात्मकता का पहचान के तो अब सारी जो ओपन माइंडेड होना चाहिए, ओपन थिंकिंग होनी चाहिए, ओपन माइंडेड। जैसे कि आप किसी बच्चे को किसी एक क्वेश्चन को दिए, तो आपके मेथड नहीं, वो किसी अपने मेथड के अनुसार उसको सॉल्व करे, तो ये होता है क्रिएटिव बच्चा। क्रिएटिव बच्चा होता है। तो हमको सृजनात्मक बच्चा की अगर पहचान करना है तो उसमें ये लक्षण होना चाहिए। वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्लोज माइंडेड होना, इन बॉक्स नहीं, आउट ऑफ बॉक्स में सोचना चाहिए उसको, इन बॉक्स में नहीं सोचना चाहिए, बॉक्स के आगे सोचना चाहिए उसे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्य कौन सा है? तो इसमें आपका चौथा है, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। अब 6वां देखते हैं। चलिए यहाँ 6वां क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए क्रिया कार्यकलाप में छात्र की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है। तो इसमें आपका चौथा सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसमें आपका चौथा है, प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर के अधिगम को। शर्मिंदगी क्या है? तो शर्मिंदगी आपका संज्ञानात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शर्मिंदगी। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम एक संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की सक्रिय भूमिका हो। जहां बच्चा सक्रिय रहेगा वहां लर्निंग अच्छी होगी, तो वहां पॉजिटिव लर्निंग होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसमें आपका तीसरा को सही होगा, योग्य और सुधार्य। आप 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी में सहायक होता है? तो इसमें आपका दूसरा, अन्वेषण और संवाद करने से, अन्वेषण और संवाद करने से। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। इसमें आपका तीसरा नंबर सही होगा, बच्चों को सूचना अलग और टुकड़ों में प्रस्तुत करने में बच्चों को कठिनाई होती है। अगर टुकड़े में पढ़ाई होगी, टुकड़े में चीजें होगी, तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। आपको एक लय में बताना होगा, कॉन्सेप्ट मैपिंग, और एक फ्लो में, और एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है बच्चों को। यहाँ 13 नंबर है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? तो सबसे अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, इसमें अधिगम का सर्वोच्च होता है। 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जाता है? तो इसमें आपको आनुवंशिक और पर्यावरण की परस्परता के कारण। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, तो ये स्वयं होगा, स्वयं नियम यानी व्यक्तिगत स्पीच होगा।
व्यक्तिगत व्यक्तिगत वार्तालाप। छठवां नंबर देखते हैं, मूल्यांकन पद्धति का लक्षण होना चाहिए, तो विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। बोला हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा में, ये आपका पाठ होगा या ढांचा, मतलब बच्चे को हल्का सा सपोर्ट करना, हल्का सा हिंट देना। कहीं बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसमें अगर फंस रहा है तो उसको हल्का सा उसको हेल्प करेंगे, हल्का सा इशारा करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा, समझ जाएगा, जान जाएगा कि उसको कैसे करना है। तो इसमें आपका चौथा सही है। 18 नंबर देखते हैं, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उनके उनके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में मौके प्रदान करने चाहिए आपको, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, हर बच्चे को समान मौका देना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो प्रथागत प्रथागत को दर्शाता है। आपका इसमें चौथा नंबर सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही पूछा है तो आपका तीसरा नंबर होगा कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और समाजीकरण एक प्राथमिक। ये सही है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। हमने बताया है कि हमेशा विद्यालय सेकेंडरी होगा और परिवार हमेशा प्राथमिक होगा, तो ये आपका सही है। 22 नंबर देखते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोड़ देता है? विभिन्न दशाओं के बारे में। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्थाओं में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसमें आपका चौथा है, विचार सोच केंद्रीकरण के बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 24 नंबर का दूसरा क्वेश्चन सही है। विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है, दूसरा नंबर सही होता है। आगे देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर देखते हैं, ले वाइगोत्स्की समाजीकरण सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम अधिगम प्रक्रिया में, इसमें आपका है संस्कृति उपकरणों के महत्व पर जोर दिया जाता है। आप इसको ऐसे भी याद करते थे, यस सी एल, ये यस से संस्कृत हुआ, सी से कल्चर हुआ, यस से समाजीकरण हुआ, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, तीन चीजें। यस सी एल, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, भाषा, समाजीकरण, संस्कृतिकरण और भाषा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा व मनोबद्ध के रूप में वर्णित करते हैं, तो इसमें आपका दूसरा सही है। 27 नंबर देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में जोर दिया जाता है किस चीज पे? एक समावेशी शिक्षा में किस चीज पे जोर दिया जाता है? तो हर बच्चे के सार्थक रूप अधिगम के लिए, मतलब अधिकतर अवसर देना, सभी बच्चों को लर्निंग के लिए समान अवसर देना। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांगजन अधिगम अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? जिसमें छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांग है। 29 देखते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों में विकास का क्रम क्या होता है? तो जन्म से बच्चों में विकास का क्रम सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? तो इसमें आपका दूसरा है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्व।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो हम सीडीपी के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, और उसके बाद फिर इन्वायरमेंट के भी सारे क्वेश्चन हम कराएंगे 2011 से अभी तक के जितने पेपर हुए हैं, सारे पेपर आपको देखने को मिलेंगे कि पेपर कैसे मतलब पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थ्योरी बेस भी कराएंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।